हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच एन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। और आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स के टाइप्स के बारे में। कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग फैक्टर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था, जो बहुत ही बेसिक था। क्या किसे हम लोग फैक्टर्स कहते हैं और फैक्टर्स होने के लिए जो कंडीशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब हम लोग देखे थे। एकदम बेसिक डिटेल्स में हम लोग देखा था। आप लोग एक बार चेक कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है उसे शुरू करते। क्या है कि फैक्टर्स का टाइप्स कितना होता है और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 टाइप जो है उसे बोलते हैं हम लोग इक्वल फैक्टर। कोई दो फैक्टर इक्वल कब होंगे, उसका दो कंडीशन है, ओके। तो पहला कंडीशन क्या है, इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड। और दूसरा कंडीशन क्या है, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। जब कोई दो वेक्टर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल सेम डायरेक्शन होंगे तब हम क्या बोलेंगे, उन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। उसे थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर है ये वेक्टर। तो इसका नाम है लेट्स से ए वेक्टर और इसका है बी वेक्टर। तो दोनों का लेंथ कितना है, लेंथ तो दोनों का सेम है ना, ओके। तो दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिखते हैं, फैक्टर्स का एक मॉड्यूलस देते हैं ना, ऐसे, ठीक है। तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए का कितना लेंथ, ओके। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ए का, ये इक्वल होंगे किसके साथ, बी का मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। तो बी का मैग्नीट्यूड मतलब बी फैक्टर का कितना लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो इसको हम लोग 2 मीटर 3 मीटर ऐसे कुछ मान सकते हैं, ओके। तो पहला कंडीशन जो है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना होगा और डायरेक्शन ऑफ कोर्स आप देख ही पा रहे हो, लेफ्ट टू राइट है और डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये जो फैक्टर है, दोनों फैक्टर, दोनों का बीच में एक एंगल है, ओके। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ओके। तो ये बहुतों को समझ में नहीं आता है कि दोनों का बीच में एंगल 0 कैसे है, ठीक है। इसी चीज को मैं एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक मार्कर से दिखा देता हूँ इसे। सपोज मान लो ये दोनों फैक्टर हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको खोल लेता हूँ कैप्स को, ध्यान से देखो। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर है लेट्स से ए फैक्टर, ओके। इसको मैंने ब्लू पेन से रख दिया ऐसे, ठीक है। तो ये जो टिप है ये एरो दिखा रहा है। फिर और एक फैक्टर है, ये है बी फैक्टर लेट्स से, ओके। इसको मैं रेड पेन से ऐसा रख दूंगा, ठीक है। तो अभी मुझे बोलो, दोनों के बीच में एक एंगल है कि नहीं, लेट्स से कुछ 30 डिग्री एंगल है। यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हमें कहाँ पे है, यहाँ पे एंगल 0 कैसे है, वही हम ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो फैक्टर है दोनों को मैंने ऐसे रखा, ठीक है। अभी दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। अगर मैं ये रेड कलर का यानी बी वेक्टर को ऐसे रोटेट करूँ थोड़ा सा, अभी दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे बोलो, तो दोनों के बीच में एंगल होंगे 90 डिग्री। तो बी वेक्टर अभी यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके। तो दोनों के बीच में एंगल आ जाएंगे 90 डिग्री। अभी ध्यान से देखो, जब मैंने ऐसे रोटेट किया था तब एंगल बढ़ रहा था। अगर मैं इनको बी वेक्टर को ऐसे कम करते जाओ, ऐसे मतलब रोटेट करो क्लॉकवाइज, तब क्या होंगे, एक समय पे दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएंगे। देखो अच्छे से, तो यहाँ पे 30 डिग्री था एंगल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल 0 डिग्री हो रहा है, ठीक है। जब ये जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर ऐसे था, तो ये बी वेक्टर भी ऐसे अलाइन हो गया, ओके। तब क्या हुआ कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो थीटा इस केस में कितना है, 0 डिग्री है, फाइन। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि ये जो दोनों फैक्टर है, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल फैक्टर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों फैक्टर्स को 0 डिग्री होने के लिए एक साथ ड्रॉ करना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो फैक्टर होता है, फैक्टर को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फैक्टर्स कैन बी मूव्ड, factors can be moved,
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट कंडीशन क्या है, बट विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो हम लोग डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, ओके लेकिन फैक्टर्स को एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। मान लो ये एक फैक्टर है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे है ना, तो इसको मैं यहाँ से नीचे ऐसे लेके जा सकता हूँ कहीं पे भी, लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं किया। मान लो ऐसा था ना, तो लाते लेते आपका फैक्टर ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने मूव किया डायरेक्शन चेंज हो गया, तो दिस केस इज नॉट वैलिड। अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो जब मूव करते हो, ये याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है बी फैक्टर, ये था ना बी फैक्टर, इसको हम लोग मूव कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे उठा के ऊपर लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग इसको मूव किया लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं किया, है कि नहीं। ये जो दोनों फैक्टर्स है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। आया समझ में, ओके। तो अभी अगर ये दोनों फैक्टर ऐसा ना रहा, ठीक है, कैसा रहा, फिर ऑपोजिट रहा, ओके, तब क्या होंगे, वहां पे जो एंगल होंगे वो कितना है, एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो बी वेक्टर था, मान लेते हैं यहाँ पे है बी वेक्टर, ओके, तो ये 30 डिग्री एंगल है, फाइन। तो ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है। अभी मैं इंक्रीज करूंगा एंगल को, तो ऐसे एंगल को मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक समय ऐसा आएंगे कि यहाँ पे ये एंगल बढ़ के बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएंगे, एंगल 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बी ऐसे रोटेट होते होते एंगल कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तो बी ऐसे रोटेट होके आ जाएंगे, तो ये कितना एंगल होंगे, 180 डिग्री, ठीक है। आ रहा है समझ में, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल फॉर्म किया यहाँ पे 180 डिग्री, दोनों के बीच में जो एंगल है, दो वेक्टर के बीच में ए और बी के बीच में एंगल है वो 180 डिग्री है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि फैक्टर्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके, बट विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो यहाँ पे ए वेक्टर मान लो ऐसे है, तो हमने क्या किया, बी वेक्टर को चेंज किया, यहाँ से मूव किया, कहाँ पे लाया, बी वेक्टर को ऐसे उठा के लाया और यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये है बी वेक्टर। अभी ध्यान से देखो, इस केस में दोनों वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट है कि नहीं, लेकिन दोनों पैरेलल है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो इस केस में जो एंगल होंगे वो कितना होंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आया समझ में। तो इस केस में कैसे थीटा 180 डिग्री हुआ हमने अभी देख लिया, ठीक है। तो आप लोग भी जब एंगल फाइंड करोगे या किसी को समझाओगे कि दोनों के बीच में जो एंगल होते हैं कैसे 180 डिग्री और 0 होता है, तो आप लोग पेन की मदद से इसे समझा सकते हो, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या है, 0 डिग्री है थीटा, और इस केस में कितना है 90, और इस केस में कितना 180 डिग्री, ठीक है। तो दिस केस इज नथिंग बट दिस केस, ओके। तो ये इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, फाइन। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लेना, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे पैरेलल फैक्टर्स क्या होते हैं। पैरेलल फैक्टर्स, पैरेलल फैक्टर होने के लिए जो कंडीशन होंगे, नंबर 1 कंडीशन वो क्या होंगे, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम ना हो फिर भी ठीक है, ठीक है, सेम डायरेक्शन होना ही चाहिए। लेट्स से ये एक फैक्टर है, इसको बोल दिया मैंने ए फैक्टर, ओके। तो फिर और एक ये फैक्टर है जिसको बोल दिया मैंने बी फैक्टर। बी का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है, यहाँ पे जो बी का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कम है, स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओके। तो मैंने लिख दिया वहां पे, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉलर देन ए है, यानी बी का लेंथ कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन होंगे वो क्या होंगे कि एक फैक्टर दूसरा फैक्टर का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए, ओके। वन फैक्टर इज ए स्केलर multiple of
अनदर फैक्टर। आ रहा है समझ में? अनदर फैक्टर, तो एक फैक्टर दूसरा फैक्टर की स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया ए वेक्टर, ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, हम बी लिख सकते हैं क्या? बी तो स्मॉलर है ऑफ कोर्स, है कि नहीं? तो ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। इक्वल कब होंगे? जब यहाँ पे हम लोग बी को मल्टीप्लाई करेंगे एक स्केलर से। सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करने से इसका लेंथ दुगना हो जाएगा, ठीक है। सपोज इसका लेंथ था यहाँ पे कितना मीटर? 2 मीटर पहले से मान लो। अभी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ओके, ओनली 2, जो एक स्केलर है, तब क्या हो जाएंगे? इसका लेंथ 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग डबल करके बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो स्केलर है, वो जो 2 हमने मल्टीप्लाई को, वो क्या बोल रहे हैं? मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहे हैं, वो लेंथ की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते ही इसका लेंथ बढ़ गया, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ गया, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग b को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे k। के मतलब क्या है? स्केलर, क्योंकि 2, 3 कोई भी कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे k लिख दिया। k क्या होंगे? एक स्केलर होंगे, ठीक है। तो एक फैक्टर दूसरा फैक्टर का क्या होंगे? स्केलर मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल फैक्टर। और नेसेसरी कंडीशन जो था वो क्या है? दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अभी नेक्स्ट हमें मिलेंगे थर्ड नंबर टाइप, वो है एंटी पैरेलल फैक्टर। तो एंटी पैरेलल फैक्टर इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। एंटी पैरेलल फैक्टर के लिए सेम डायरेक्शन नहीं होता है, क्या होंगे? ऑफ कोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ही बना सकते हैं कि ये ए वेक्टर था, ओके, तो ये बी वेक्टर था। तो बी वेक्टर का हम लोग अगर डायरेक्शन को उल्टा कर दें, ठीक है, तब ये दोनों क्या बन जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन वाला फैक्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंटी पैरेलल फैक्टर के लिए मैं यहाँ पे एडिट करके लिख देता हूँ, आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम की जगह पे क्या लिखूंगा? ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए एंटी पैरेलल फैक्टर्स होने के लिए, और बाकी ये सेम है। वन फैक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर फैक्टर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया इक्वल फैक्टर, पैरेलल फैक्टर, ये सब क्या होता है। अभी ध्यान से देखो, ये जो पैरेलल फैक्टर है, ओके, पैरेलल फैक्टर में एंगल कितना होंगे? दोनों के बीच में एंगल होंगे 0 डिग्री, है कि नहीं? तो इस केस में एंगल कितना है दोनों के बीच में? एंगल कितना होंगे? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी अभी समझा था ना। तो ये है बी, ओके, और ये है ए, ठीक है। तो जब ऑपोजिट होता है थीटा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग इसे समझ सकते हैं इसे, ओके, क्योंकि हम लोग फैक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, बट क्या है कंडीशन? डायरेक्शन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ओके। तो आया समझ में? अभी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं जीरो फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका एक नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, मैं मिलता रहता हूं। हो गया? ओके। तो आप लोगों को कहीं पे डाउट आया तो मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, है कि नहीं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं अच्छे से बेसिक से समझा रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हो, तो वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, है कि नहीं, और सब्सक्राइब भी कर देना, भूलना मत, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? जीरो फैक्टर क्या होता है, ओके। तो जीरो फैक्टर का जो कंडीशन है उसका क्या है कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जीरो होंगे, ओके। तो जीरो फैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होंगे? जीरो होंगे, ठीक है। और जो डायरेक्शन होंगे वो क्या होंगे? डायरेक्शन होंगे वो क्या होंगे? आर्बिट्रेरी। डायरेक्शन इज लिख देता हूं, इज आर्बिट्रेरी। मतलब क्या है? उसका डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं, ठीक है। इसको हम लोग एक सिचुएशन से समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आप खड़े हो इधर जीरो पे, ओके, आप इधर जीरो पे खड़े हो, ये आप हो, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो,
आप इस डायरेक्शन में अपना मुंह करके जाना चाह रहा है, इधर जा रहे हैं, मान लो ऐसे जा रहा है आप, ओके। तो इस केस में अगर कोई पूछे आपका डायरेक्शन, आप क्या बोलोगे? आपका डायरेक्शन बोल देंगे आई कैप, ओके। लास्ट क्लास में हम लोग समझे थे आई कैप जे कैप ऐसे क्या है, आप लोग एक बार चेक कर सकते हो। तो आई कैप मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन है उसको शो करने के लिए हम लोग शॉर्टकट लिख देते हैं एक यूनिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं आई कैप, ठीक है। तो वाई एक्सिस में डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जे कैप लिख देते हैं। तो अगर इस केस में आपको पूछा कि आपका डायरेक्शन कौन सा है, आप क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस, ओके, क्योंकि आप एक्सिस में जा रहे हो, ओके। सपोज और एक केस है जहां पे ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। अब खड़े हो इधर 0 पे, एकदम इस जगह पे खड़े हो, ओके, लेकिन कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। कोई अगर आपको देखेगा वो गेस नहीं कर सकते कि आप कौन सी डायरेक्शन में जाओगे। एनी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में जाने का चांस है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में जाने का चांस है, ठीक है। तो आप नहीं बोल पाओगे कि ये कहाँ जाना चाह रहा है या कौन सी डायरेक्शन में। लेकिन इस केस में क्या था कि डायरेक्शन था एक, जो है एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है, आई कैप डायरेक्शन, ओके। तो ये जो 0 वेक्टर होते हैं उसके पास मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड है 0, ओके। और क्या है, डायरेक्शन आर्बिट्ररी है। फिर आता है पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या होता है? पोलर वेक्टर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पोलर वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओके। क्या होता है, नंबर वन कंडीशन हैव स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से एग्जाम्पल एक है फोर्स, ओके। पोलर वेक्टर का एग्जाम्पल होता है फोर्स और फिर होता है डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, ओके। इन सब का क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ओके। मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये दास्तर, ओके। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ओके, तो मैं इसको क्या दूंगा, फोर्स दूंगा, ओके। फोर्स कहाँ से दूंगा, यहाँ से शुरू करूंगा ना फोर्स देना, ओके। तो यहाँ से मैंने शुरू किया, तो इसका मतलब इसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है और फैक्टर ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने शुरू किया और फैक्टर आगे बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसका एक शुरुआत पॉइंट है, ठीक है। ठीक उसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, पोलर वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि एक्सियल फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो नंबर 7 एक्सियल फैक्टर, ओके, क्या होता है? ये बहुत ही आसान है। एक्सियल शब्द का मीनिंग है एक्सिस से आया ना, एक्सियल एक्सिस, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, सपोज एक सर्कल है, ये एक सर्कल, कोई चीज ऐसे मूव कर रहे हैं, ओके। किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक सेंटर होंगे ना, ये सेंटर है, मान लेते हैं एक एक्सिस है, ये है एक्सिस, ओके। तो एक्सिस क्या होता है, सेंटर के थ्रू गुजरता है, पास होता है, ठीक है। तो अराउंड दिस सेंटर ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तब इसका एक डायरेक्शन होगा, ये जो डायरेक्शन होगा कौन से होंगे, उसको हम लोग देखते हैं इस रूल से। ये कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो कोई चीज अगर ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन कौन सा होगा, ये जो थंब है, थंब दिखाएगा डायरेक्शन, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्शन थंब दिखा रहा है। अगर कोई चीज ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तब डायरेक्शन कौन सा होगा, वो जो थंब नीचे जा रहा है ना, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन होंगे, ठीक है। तो आ रहा है समझ में, ओके। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, हम लोग उसी डायरेक्शन पे ये जो फिंगर्स है, 4 फिंगर्स, उसको कर्ल करेंगे, ओके। तो हम लोग इस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया, ठीक है। अगर ये ऐसे मूव हुआ होता तो हम लोग क्या करते, ऐसे कर्ल करते हैं कि नहीं। तो इस केस में यहाँ पे कैसे मूव हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग भी ऐसे मूव करेंगे। तब देखेंगे थंब किधर जा रहे हैं, थंब ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक्सिस होंगे, यहाँ पे एक्सिस होंगे ना, तो ये एक्सिस का जो डायरेक्शन होंगे कौन सा होंगे, इट विल कम आउट ऑफ द बोर्ड,
ओके, इसको हम बोलेंगे बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, इसे बोर्ड से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड से बाहर आ रहे हैं उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डॉट लिखते हैं, ठीक है। डॉट लिख के इसे राउंड कर देंगे। तो ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है, कमिंग आउट ऑफ बोर्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। तो डॉट का सिंबल क्या है, कमिंग आउट, ओके। फिर अगर कोई चीज ऐसे नीचे अंदर जा रहा है, इनटू द बोर्ड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे इनटू द बोर्ड जा रहा है कोई भी चीज, ठीक है। तब हम लोग उसको कैसे सिंबलाइज करेंगे, ओके। इनटू द बोर्ड जा रहा है तो उसको हम लोग एक लिखेंगे क्रॉस, ओके। मतलब कि गोइंग इनटू, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द बोर्ड, ओके। तो अंदर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सपोज कोई भी चीज यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, एक ऐसे एरो से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एरो तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना, तो इसलिए हम लोग इन दोनों सिंबल्स का यूज करते हैं। कोई भी चीज अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं कि नहीं, तो ये सब आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग एरो ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए हम लोग इन दोनों का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमें समझ में आ गया कि ये जो एक्सियल फैक्टर है क्या है। तो क्या समझ में, बोलो। एक्सियल फैक्टर जो होंगे इस केस में वो होंगे नॉर्मली आउटवर्ड, मतलब ऐसे बाहर आएंगे, एकदम सीधा स्ट्रेट 90 डिग्री बना के बाहर आएंगे, ठीक है। अभी और थोड़ा सा 1 2 3 एग्जांपल देख लेते हैं, इसको मिटाना पड़ेंगे। ओके, सपोज ये सर्कल जो है या कुछ पार्टिकल उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होंगे ना, ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। तब जो एक्सियल फैक्टर होंगे वो कौन से होंगे, वो जो थंब होंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, कर्ल करेंगे इसे उंगली को, ठीक है। तो कर्ल किया, ओके। तो अभी थंब किधर जा रहा है, थंब जा रहा है इनटू द बोर्ड, देख पा रहे हो, इनटू द बोर्ड जा रहा है, ठीक है। इनटू द बोर्ड समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनटू अंदर जा रहे हैं ना, अंदर जा रहे हैं, उसी को समझाने के लिए हम लोग कौन सा सिंबल लिखेंगे, हम लोग एक क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। क्रॉस देके ऐसे राउंड कर देंगे, मतलब क्या, एक्सियल फैक्टर अंदर जा रहे हैं इनटू द बोर्ड, ऐसे है, ठीक है। तो इस केस में ऐसे होंगे और इस केस में ऐसे होंगे, बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये फ्रंट व्यू देखा। फ्रंट व्यू मतलब कोई भी चीज ऐसे घूम रहा है, ऐसे फ्रंट व्यू देख लिया, ठीक है। अगर थोड़ा साइड से देखें, ओके, तब डायग्राम कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं। तो क्या होगा कि ऐसे कोई मूव कर रहे हैं, ओके। तो ये तो कुछ अंदाज जैसा हो गया ना। तो इस ओवल शेप में या कुछ जो एलिप्टिकल शेप बोलते हैं ना, तो ऐसे मूव नहीं करे, एक्चुअली ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कल पे मूव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं इसे साइड से देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सब जानते हो थोड़ा बहुत कैसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसे साइड से देख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कौन सा शेप है, एक्चुअल में एक सर्कुलर मोशन ही है, ठीक है। सपोज इस केस में इसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इस केस में। यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है एक्सियल फैक्टर। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यही जो राइट हैंड थंब रूल है इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो हम लोग का रूल क्या था, जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग ये 4 फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर्ल कर देंगे, आ रहे हैं समझ में। तो यहाँ पे इस केस में जो थंब का डायरेक्शन होगा वो कौन सा होंगे, थंब का डायरेक्शन ऐसे होंगे, ठीक है। तो थंब ऐसे होंगे और कर्ल ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मूव ऐसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्सियल वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो होंगे कौन सा, ये सपोज सेंटर से ऐसे पास हो रहे हैं, ओके। तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये वाला, ठीक है। तो ये क्या होंगे, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। मान सकते हो मतलब ये सेंटर से ऐसे पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो ऑपोजिट केस होंगे उसे भी देख लेते हैं, है कि नहीं। सपोज ये मूव कर रहा है, ओके, कौन सी डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, मान लेते हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, ओके। इस केस में जो एक्सिस होंगे वो एक्सिस कौन सा होंगे, तो एक्सिस मान लेते हैं ये वाला, ओके। मान लो इसे पास हो रहे हैं, ओके।
जो एक्सियल फैक्टर का डायरेक्शन होंगे, ये एक्सिस ही एक्सियल फैक्टर है, अभी इसके पास डायरेक्शन है नहीं तो इसको बोल दिया एक्सिस, ठीक है। तो अगर इसके पास एक डायरेक्शन आ गया तो ये क्या बन जाएंगे, एक फैक्टर बन जाएंगे जिसका नाम होंगे एक्सिस फैक्टर और एक्सियल फैक्टर, ओके। तो ये जो एक्सियल फैक्टर का डायरेक्शन होंगे कौन सा होंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग इसको ऐसे कर्ल करेंगे, ठीक है। करने के बाद जो हम लोग का डायरेक्शन आएगा, किसका डायरेक्शन, ये जो थंब का डायरेक्शन ना, तो थंब का डायरेक्शन होंगे ऐसे, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा लगेंगे कि ये ऐसा अंदर जा रहा है, ओके, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एक्सियल फैक्टर, ऐसे, ओके। आ रहा है समझ में, आप लोग 2-3 और ऐसे कुछ डायग्राम बना के खुद चेक कर सकते हो, देख सकते हो, या तो आप एक काम कर सकते हो ना, वो जो मम्मी का हाथ का बैंगल होता है ना, ओके, बैंगल पे ट्राई कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो बैंगल पे इमेजिन करना कि ऐसे कहाँ कौन सी डायरेक्शन पे मूव हो रहा है, ओके। सेंटर से एक एक्सिस पास कर देना, अपना पेन को एक्सिस बना लेना, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, ओके, एकदम सिंपली देखेंगे हम लोग चीज़ों को, एकदम बेसिक से देखेंगे, ओके। तो आप लोग तब तक बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।